डियर स्टूडेंट्स, आप सबका जीव विज्ञान के इस वीडियो लेक्चर में एक बार फिर स्वागत है। हम लोग अपने पिछले वीडियो लेक्चर में जीवों में जनन चैप्टर के तहत जीवन अवधि के बारे में अध्ययन किए थे। जीवन अवधि में हमने यह जाना था कि किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि या लाइफ स्पान कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जीव मृत्यु के बाद भी कैसे अपने जीवन की निरंतरता को बनाए रखता है। कोई भी जीव अपनी वंश वृद्धि करना चाहता है, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहता है, इसके लिए वह जनन प्रक्रिया अपनाता है। अब हम यह जानेंगे कि जनन किसे कहते हैं। जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है और अपने जाति एवं वंश की निरंतरता को बनाए रखता है। जनन दो प्रकार का होता है जो एक या दो जीवों के बीच भागीदारी पर आधारित रहता है। जनन के दो प्रकार हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो खास बातें हैं वो अंतर के साथ यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब हम दोनों के खास बातें देखते हैं। अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेता है, जबकि लैंगिक जनन में विपरीत लिंग के दो जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में युग्मकों या गैमीट्स का निर्माण नहीं होता है, उनका संलयन नहीं होता है, निषेचन नहीं होता है। जबकि लैंगिक जनन में मियासिस प्रक्रिया के द्वारा गैमीट्स बनते हैं और दोनों फ्यूज करते हैं, फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। देखा जाए तो अलैंगिक जनन से जो संतानें उत्पन्न होती हैं, संतानें वो जेनेटिकली और मार्फोलॉजिकली अपने पेरेंट्स के बिल्कुल समान होती हैं, इसलिए इन्हें क्लोन कहते हैं। जेनेटिकली और मार्फोलॉजिकली सेम होती हैं, क्योंकि इसमें मियासिस नहीं होता, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, वेरिएशन नहीं होता है, जिससे इनमें जीन्स में बदलाव नहीं होता है। इसलिए ये एग्जैक्ट या हूबहू अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। ये बदलते हुए वातावरण के प्रति अपने आप को सरवाइव नहीं करा पाते हैं, अपने आप को एडेप्टेबल नहीं करा पाते हैं। अर्थात ये कहें कि अलैंगिक जनन से बनने वाली प्रोजनी बदलते वातावरण के प्रति एडाप्ट नहीं कर पाती हैं, जबकि लैंगिक जनन से उत्पन्न संतानें बदलते वातावरण के प्रति अधिक अनुकूलित होती हैं। क्योंकि उनमें मियासिस होता है। मियासिस होने से वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगी, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, जिससे जीन्स में बदलाव होते हैं, वेरिएशन आता है और जो संतानें होती हैं वो ज़्यादा मजबूत होती हैं और विपरीत कंडीशन को झेलने की क्षमता उसमें ज़्यादा होती है। अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सरल जीवों में होता है, सरल संरचना वाले जीवों में होता है, ज़्यादातर एक कोशिकीय जीवों में देखा जाता है। जबकि लैंगिक जनन जटिल संरचना वाले उच्च श्रेणी के जीवों में होता है। अलैंगिक जनन एक फास्ट प्रोसेस होता है, इसकी रिप्रोडक्शन रेट बहुत हाई होती है, जबकि लैंगिक जनन बहुत स्लो प्रोसेस होता है। अब हम लोग देखते हैं कि अलैंगिक जनन की विधियां क्या हैं, यानी अलैंगिक जनन होता कैसे है। अलैंगिक जनन की 5 विधियां हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण विधि है फिजन या खंडन या विखंडन भी कह देते हैं इसे। फिजन एक कोशिकीय जीवों में होता है, यानी एक कोशिकीय जीवों में विभाजन फिजन द्वारा कॉमनली होता है।
इसमें पैरेंट सेल या जनक कोशिका दो या दो से अधिक पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। फिजन के दो मुख्य प्रकार हैं, एक है बाइनरी फिजन और दूसरा है मल्टीपल फिजन। अब बाइनरी फिजन में हम लोग देखते हैं, बाइनरी फिजन को द्विखंडन या द्विविखंडन भी कहते हैं। इसमें पेरेंट सेल का जेनेटिक मटेरियल दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, रिप्लिकेट होता है और पेरेंट सेल दो नई कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। बाइनरी फिजन तीन प्रकार का होता है, एक सरल बाइनरी फिजन, दूसरा लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन या अनुदैर्घ्य बाइनरी फिजन, तीसरा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन या अनुप्रस्थ बाइनरी फिजन। अब हम लोग देखते हैं सिंपल बाइनरी फिजन क्या होता है। सिंपल बाइनरी फिजन में जो पेरेंट कोशिका होती है वो इर्रेगुलरली डिवाइड होती है। जैसे अमीबा में देखते हैं कैसे विभाजन होता है। अमीबा की जो एक पेरेंट सेल है, सबसे पहले इसके केंद्रक में विभाजन होता है, यानी कैरियोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस मीन्स कैरियन प्लस काइनेसिस, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स विभाजन, माने सबसे पहले न्यूक्लियस का विभाजन होता है। ये बढ़ते हैं, दो न्यूक्लियस में बढ़ते हैं। न्यूक्लियस के बाद साइटोकाइनेसिस होती है, इसका साइटोप्लाज्म बढ़ता है और इस प्रकार अंत में दो नई डॉटर सेल्स बन जाती हैं। दूसरा वाला विभाजन है लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन में पेरेंट सेल लॉन्जिट्यूडिनली या वर्टिकली या खड़ी खड़ी डिवाइड होती है। इस प्रकार का विभाजन यूग्लिना, लीशमानिया, वर्टिसेला में देखने को मिलता है। यूग्लिना के पेरेंट सेल देखते हैं, इसमें जब विभाजन होने को होता है तो इसका फ्लैजेला पहले दो भाग में विभाजित होता है, ऊपर से इसकी सेल्स डिवाइड करती है, उसी दौरान इसका केंद्रक डिवाइड होता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। एक साइड में एक न्यूक्लियस और दूसरे साइड में दूसरा न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के साथ अलग होकर के दो नई कोशिकाएं बना लेता है। दो नई डॉटर सेल इस प्रकार से बन जाती हैं। तीसरा बाइनरी फिजन देखते हैं, वो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन है। इस प्रकार का बाइनरी फिजन बैक्टीरिया में, ईस्ट सेल में, पैरामीशियम में, डाइटम्स में देखने को मिलता है। इसमें पेरेंट सेल ट्रांसवर्सली दो डॉटर कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। अब फिजन का दूसरा प्रकार देखते हैं, मल्टीपल फिजन या बहुविखंडन। बहुविखंडन में क्या होता है, जो पेरेंट सेल होती है वो बहुत सारी कोशिकाओं में या बहुत सारी पुत्री कोशिकाओं में बंट जाती है। अब देखा जाए तो जो द्विविखंडन है और बहुविखंडन, इनमें थोड़ा अंतर है। जो द्विविखंडन होता है उसमें दो संततियों का निर्माण होता है, जबकि बहुविखंडन में कई संततियों का निर्माण होता है। द्विविखंडन अनुकूल परिस्थिति में होता है, जबकि बहुविखंडन अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति दोनों में होता है। द्विविखंडन में जनक कोशिका के शरीर का केंद्रक केवल एक बार विभाजित होता है, जबकि बहुविखंडन में जनक कोशिका के शरीर का केंद्रक कई बार विभाजित होता है। द्विविखंडन जीवों को अमर बनाता है, बहुविखंडन जीवों को अमर नहीं बनाता है। बहुविखंडन का उदाहरण है प्लाज्मोडियम। ये सेल दिख रही है, प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट है। ये मनुष्य के शरीर की आरबीसी कोशिका को इन्फेक्ट करता है। ये आरबीसी कोशिका के इन्फेक्टेड प्लाज्मोडियम को दिखाया गया है। ये प्लाज्मोडियम सेल की मेम्ब्रेन रही, उस सबसे बाहर वाली आरबीसी सेल्स है, उसके बाद न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो न्यूक्लियस है वो कंटिन्यूअस कैरियोकाइनेसिस करता है,
कंटिन्यूअस डिवाइड करता है। तो एक न्यूक्लियस सबसे पहले बहुत सारे न्यूक्लियस में विभाजित हो जाता है, फिर इस न्यूक्लियस के चारों ओर साइटोप्लाज्म आ जाता है और ये छोटी छोटी सेल्स के रूप में अलग हो जाते हैं। बहुत सारे होने के बाद ये बाहर वाला स्ट्रक्चर फट जाता है और ये सब निकल जाते हैं। निकल करके ये सब एक नए नए प्लाज्मोडियम सेल की तरह बिहेव करने लगती हैं। अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दूसरे प्रकार मुकुलन की ओर बढ़ते हैं। मुकुलन किसे कहते हैं? तो कोई भी जीव अपने शरीर में कुछ अतिवृद्धियाँ या बड्स बना लेता है, और ये बड्स कैसे बनती हैं उसके शरीर में? ये बड्स उसके किसी खास पर्टिकुलर क्षेत्र में बनती हैं और वहाँ पर अतिरिक्त कोशिका विभाजन होने के कारण बनती हैं। इस प्रकार का बड्स का बनना ईस्ट सेल में, हाइड्रा में, साइकान में, स्पंजिला स्पंज में देखा गया है। मुकुलन दो तरह का होता है, एक को कहते हैं एक्सोजिनस बडिंग और एक को कहते हैं इंडोजिनस बडिंग। एक्सोजिनस बडिंग में जब आउटग्रोथ शरीर के बाहर बनती है, आउटग्रोथ शरीर के बाहर फेवरेबल कंडीशन में बनती है। ये जैसे ये ईस्ट सेल है, ईस्ट सेल के बाहर की ये आउट ग्रोथ हुई, ये बड्स कहलाई। बड्स आगे बढ़ते बढ़ते एक चेन के रूप में हो गई। अनुकूल परिस्थिति जब आती है तो ये सारी बड्स यहाँ से निकल करके एक पूरी एक बड्स एक एक कोशिका के रूप में बिहेव करने लगती हैं। अब देखते हैं इंडोजिनस बडिंग क्या है। जब शरीर के अंदर आंतरिक बड या आंतरिक आउटग्रोथ बनते हैं तब उसे इंडोजिनस बडिंग कहते हैं। और ये जो आउटग्रोथ बन रहे हैं या बड्स बन रहे हैं, इनको एक स्पेशल संरचना के रूप में जाना जाता है जिसे जेम्यूल्स कहते हैं। और ये जेम्यूल्स फ्रेटवाटर स्पंजिला में पाया जाता है। इसके अंदर इस जेम्यूल्स को हाई पावर में, माइक्रोस्कोप के हाई पावर में देखा जाता है तो इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। ये जेम्यूल्स जो हैं रेसिस्टेंट बॉडी हैं, जो सूखे में, फ्रीजिंग में, ऑक्सीजन की कमी में, लॉन्ग एडवर्स कंडीशन में झेलने में क्षमता रखती हैं। इसमें जीव बना रहता है, जैविक प्रक्रियाएं बनी रहती हैं, सस्टेन रहती हैं। बाद में जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो ये जर्मिनेट करके नया स्पंज बना लेता है। अब हम देखते हैं अलैंगिक जनन की तीसरी प्रक्रिया, जिसको कहते हैं स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन या बीजाणु जनन। इसमें छोटे छोटे टाइनी माइन्यूट यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर बनते हैं जो मल्टीप्लाई करके, पेरिनेट करके, डिस्पर्स करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम स्पोर्स बोलते हैं। ये स्पोर दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं जू स्पोर्स और एक कोनिडिया। जू स्पोर्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं। ये कुछ शैवाल और कुछ फंजाई में पाए जाते हैं। जैसे शैवाल है, एक ग्रीन एल्गी क्लेमाइडोमोनास है, उसमें है। कोनिडिया स्ट्रक्चर कुछ फंजाई में चेन लाइक स्ट्रक्चर के रूप में कोनिडियोफोर के ऊपर पाए जाते हैं। ये कोनिडिया यहाँ से एक एक अलग होकर के अलग अलग फंगल बॉडी बना लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का चौथा मेथड है फ्रैगमेंटेशन या विखंडन या खंडन, इसको भी कह देते हैं। फ्रैगमेंटेशन यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा अनुकूल परिस्थिति में आने पर एक नए पौधे में बदल जाता है। इस प्रकार का ये जो फ्रैगमेंटेशन का प्रोसेस है
ये एल्गी, फंजाई और ब्रायोफाइट में कॉमनली मिलता है, कॉमनली देखने को मिलता है। अब पांचवा मेथड है एसेक्सुअल का, प्लाज्मोटोमी। ये प्लाज्मोटोमी एकदम बाइनरी फिजन की तरह ही होता है। यहाँ पर भी एक कोशिका डिवाइड होकर के दो पुत्री कोशिकाओं में बनती है और दोनों जगह गुणसूत्र की संख्या सेम होती है। 2n नंबर टाइप के अगर ले रहे हैं या n नंबर का तो यही रहेगा, गुणसूत्र की संख्या नहीं बदल रही है। लेकिन यहाँ अंतर एक है कि ये जो प्लाज्मोटोमी है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म में होती है, जबकि बाइनरी फिजन यूनिन्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म में होती है। और एक बहुत ख़ास बात इसमें है कि जो प्लाज्मोटोमी में पहले साइटोकाइनेसिस होती है, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस होती है, जबकि बाइनरी फिजन में पहले कैरियोकाइनेसिस होती थी, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती थी। अब एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये सेल्स है, इसमें बहुत सारे केंद्रक हैं, केंद्रक की संख्या हम यहाँ मान ले रहे हैं 14 है। अब जब साइटोकाइनेसिस होगी तो साइटोकाइनेसिस में इस 14 में से आधे केंद्रक इधर चले जाएंगे साइटोप्लाज्म के साथ, आधे केंद्रक इस कोशिका में चले जाएंगे। फिर उसके बाद कैरियोकाइनेसिस होगी, साइटोप्लाज्म पहले बढ़ गया, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस होगी, फिर ये 7 केंद्रक डिवाइड करके 14 होगा, ये भी 7 केंद्रक डिवाइड करके 14 होगा। इस प्रकार से ये नई डॉटर सेल्स बन जाती हैं। ये प्लाज्मोटोमी ओपेलाइना, पैलियोमिक्सा, मल्टीन्यूक्लिएट प्रोटोजोअन में देखने को मिलता है। थैंक यू।